श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 87 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 88वां अध्याय। अब दामोदर मेहता ने संतोष की सांस लेकर कहा कि पाटन की राजधानी मुझ पर छोड़ दीजिए। पाटन की कोई क्षति हो जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ। मेरे रहते एक मनुष्य को भी आँच नहीं आएगी। मुझे सिर्फ भाष्मक को दे दीजिएगा। चंद्र शर्मा मेहता ने भी कहा, मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं, तुम कुमार भीमदेव के साथ परछाई की भांति रहो और कुमार आप प्रभासपट्टन में सम्मिलित धर्म सैन्य का प्रतिनिधित्व करो और उनकी रक्षा और नीति का संतुलन मेहता तुम्हें करना है। परंतु मैं क्या करूं? मेहता से वल्लभदेव ने पूछा। महाराज, आप छिपे रूप से राधनपुर में रहिए। आपकी सुरक्षा की व्यवस्था मेरे जिम्मे रही। क्या पाटन के संबंध में भी विचार विमर्श राधनपुर में ही होगा? चंद्र शर्मा ने कहा, कतई नहीं, परंतु अपराधी और राज्य कैदियों की बात तो रह ही गई। राजद्रोह और राजा की हत्या का अभियोग इन लोगों पर है, तो इसके लिए आप सुनो। महारानी दुर्लभ देवी को बंदी करके दामोदर मेहता उन्हें किसी दूर स्थान में भेज दे और अन्य अपराधियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई जाए। कुमार दुर्लभ देव के संबंध में बाद में निर्णय किया जाएगा। इस पर चंद्र शर्मा ने कहा, उन्हें तब तक मेरी निगरानी में छोड़ दीजिए। क्या महमूद की राह रोकने के लिए सब पुलों को नष्ट करवा दिया जाए? क्या लुटेरे मलेच को रोकने का और कोई उपाय आपने सोचा है? यह सब आप पाटन की राजनीतिक व्यवस्था पर छोड़ दीजिएगा। इसकी व्यवस्था मैं करता रहूंगा। आप तो समूची सम्मिलित सेना लेकर कल सवेरे ही अपना कूच कर दें। महमूद का जो भी विरोध हमें करना है वह प्रभास क्षेत्र में ही किया जाएगा। महाराज वल्लभदेव भी समूची सुरक्षित सेना को साथ ले जाएं। यह शब्द चंद्र शर्मा ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहे और पाटन की रक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा 50 सैनिक काफी हैं। जनता का निकासन अब बंद कर देना ही उचित है। यातायात के साधनों पर कुमार भीमदेव इसी क्षण अधिकार कर लें तो ठीक रहेगा। पाटन से प्रभास तक दूसरे मार्गों पर सैनिक निरीक्षण कायम कर देना चाहिए। चंद्र शर्मा की बात को सबने ही सही बताया। दामोदर मेहता ने कहा, अब सब निर्णय हो चुका है, अब सभा भंग कर देनी चाहिए। रात को ही सभा भंग कर दी गई। राजपूत योद्धाओं ने विश्राम को हराम समझकर सभी अपने अपने कार्यों में जुट गए। सूर्य उदय होने से पहले ही कूच नगाड़े बज उठे और सभी वीर बहादुर योद्धा चल पड़े। दिन निकलते निकलते ही सारा नगर सूना हो गया और नगरी की सारी रौनक ही जाती रही। सिर्फ 5 जवान दरबारगढ़ की ड्योढ़ियों में बैठे और 2-4 बाहर भीतर आ जा रहे थे। दुकानों, मकानों और मंदिरों के दरवाजे बंद थे। पनघट, ताल, बावड़ी सभी सूने पड़े थे और आज धूप की रोशनी फैलकर व्यर्थ ही जा रही थी। चंद्र शर्मा ने नगर में ड्योढ़ी पिटवा दी कि कोई भी मनुष्य बस्ती के बाहर नहीं जाएगा। फिर नगर के फाटक बंद कराकर और अपने आदेशों का निरीक्षण करने घोड़े पर सवार होकर बस्ती की ओर घूम गए। उनके घोड़ों की टापों की आवाज उन्हीं के कानों तक पहुंच रही थी। दोपहर को भाष्मक देव और चंद्र शर्मा दोनों इकट्ठे बैठे। भाष्मक देव बोले, यहाँ तक तो सब ठीक हो गया, परंतु अब आप तुरंत ही सिद्धपुर को रवाना हो जाएं और दुर्लभ देव के सामने रोना धोना करके कहिए कि पाटन से सभी साहूकार, गरीब जनता और राजा तक भाग गया है। बाणबली भीमदेव भी गजनी के सुल्तान से युद्ध करने के लिए अपनी सारी सेना लेकर सोमनाथ चले गए हैं। सारी धन संपत्ति राजा साथ ले गया है। पाटन इस समय जन शून्य है और आप वीर योद्धा हो। जैसे भी बने आप पाटन की रक्षा कीजिए। जो 40 मनुष्य वहां हैं उन्हें अभय कीजिए। आप धर्मात्मा राजा बनकर राजधर्म का पालन करें। जनता के जान माल की रक्षा करना आप राजाओं का परम धर्म है, परंतु उपाय ऐसा कीजिए वे अपनी सेना लेकर पाटन हरगिज न आए। हमें उनकी सैन्य शक्ति को बुरे वक्त के लिए सुरक्षित रखना है। क्या पता आबू में महमूद से युद्ध करना पड़ जाए तो यही सेना हमारे काम आएगी। इसके बाद आप ऐसा कीजिए कि आप महमूद से मिले और बातें बना उसका दिमाग ठंडा करके उसे पाटन की ओर ले जाएं।
और वह पाटन की हानि किए बगैर ही आगे को बढ़ जाए। अगर वह भाग्यवश देवस्थान से बच भी गया तो वापसी में हम उससे भली प्रकार सुलट लेंगे। अगर आप दुर्लभ देव के दूत बनकर गजनी के सुल्तान से मिल लें और उस दैत्य का स्वागत कर अपनी क्षति से बच जाएं और वहीं सही सलामत प्रभास की ओर चला जाएं तो बड़ा ही अच्छा है। परंतु मित्र, अब समय बहुत ही कम है और कार्य अधिक, इसलिए आप तुरंत सिद्धपुर की ओर कदम बढ़ाएं। मुझे भी गुप्त राज्य कोष की व्यवस्था करके और नागरिकों को साथ लेकर मलेच के स्वागत की तैयारी करनी है। भाष्मक देव शर्मा से सहमत हो तुरंत सिद्धपुर की ओर अपने घोड़े पर सवार होकर चल दिए। अब चंद्र शर्मा के नगर के नागरिकों को दरबार में बुलाकर कहा, भाइयों, इस समय हमारे सिर पर विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं। अब आप लोगों को वह उपाय करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। राजा सेना और धन लेकर यहाँ से चला गया है। हमारे पास न अस्त्र शस्त्र हैं और न लड़ने की सेना है। ऐसी हालत में हम महमूद का मुकाबला किस प्रकार कर सकते हैं? इसलिए मेरी सम्मति यह है कि हम लोग चलकर महमूद की खातिर खुशामद करके उससे कहें कि सुल्तान पाटन पर आक्रमण न करे, हम आपका विरोध न करेंगे। कुछ वीर लोगों ने कहा, यह तो सरासर कायरता है। इस पर चंद्र शर्मा ने कहा, मित्रों, जानबूझकर बिना आई मौत मरना बुद्धिमानी नहीं है। आप क्यों बचा कुचा लुटवा कर पाटन नगर को मिट्टी का ढेर बनाना चाहते हो? अगर महमूद भारी भार चला जाए तो हमारा क्या हर्ज है? आगे बाणबली भीमदेव उससे बदला लेने को प्रभास में अपना धनुष बाण लिए बैठे हैं। नष्ट होने के लिए युद्ध करना एक किस्म का आत्मघात है। आखिर में चंद्र शर्मा की युक्ति ने ही वीर सैनिकों को शांत किया और अपनी योजना के कार्य में गुप्त रूप से जुट गए। मन चाहा कार्य हो गया। युवक राजा दुर्लभ देव भाष्मक देव की चाल ना समझ सका। ब्राह्मण देवता ने जनेऊ और नारियल राजकुमार के हाथ में देखकर खुद दो जानू होकर बैठ गए। तभी राजकुमार ने बात प्रारंभ की, गुरुदेव, पाटन में सब कुशलता से है। पंडित नैनों में आंसू भरकर बोला, महाराज, अब कुशल कहाँ? यशवी मूल देव का संचित पुण्य समाप्त हो गया है। पाटन आज मुर्दे के समान हो रहा है। गुजरेश्वर के सभी खुशामदी राजधानी छोड़कर भाग गए हैं और बाणबली भीमदेव भी अपनी जवानी के जोश में महमूद से लड़ने के लिए सेना लेकर प्रभास की ओर कभी के रवाना हो चुके हैं। नगर निवासी बेसहारा होकर यहाँ वहाँ भाग लिए हैं। पाटन को अब आपका ही एक आसरा है। और राजकोष का क्या हुआ? भाष्मक देव ने कहा, राजकोष में एक पाई भी नहीं है महाराज। वह सब धबलगढ़ का सरोवर बनवाने और भंडेलों के नाच गानों में समाप्त हो गया था। और सेना का क्या हाल है? राजकुमार जी, अब पाटन में सेना कहाँ है? कुछ बिगड़े दिल बहादुर भीमदेव के साथ गए हुए हैं। बाकी के बहादुर खेतों में हल जोत रहे हैं। उन लोगों पर न हथियार हैं, न ही घोड़े, और न ही उन्हें काफी दिनों से वेतन मिला है। बालूका राय और दामोदर मेहता भी क्या बाणबली के साथ ही प्रभास गए हैं? आपको यहाँ किसने भेजा है? राजकुमार, मुझे आपके पास भेजा है नगर की जनता ने, जिनके घर बार सुरक्षित नहीं है। मैं उन्हें बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर रोक आया हूँ। सभी की दृष्टि आपकी ओर लगी हुई है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? महाराज, यह कार्य तो राजा महाराजाओं का है। भाष्मक देव बोले, अब तो हमारे राजा महाराजा सब कुछ आप ही हैं। और वल्लभ देव का क्या हाल चाल है? उनका तो कुछ पता ही नहीं है। वह तो साधु होकर काफी अरसे से गायब हैं। तो सीधे सीधे कहो कि गुजरात का अब कोई वारिस नहीं है। यह मैं गरीब ब्राह्मण कैसे कह सकता हूँ महाराज? आप चालुक्य कुल कमाल दिखाकर महामंडलेश्वर श्री दुर्लभ देव की अजय तलवार सलामत है। गुरु महाराज, मुझे इस झंझट में न डालिए। पाटन जाने या गजनी के सुल्तान, ना मालूम आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? भाष्मक देव बोले, मैं क्या चाहता महाराज? मुझसे तो पाटन के नगर निवासियों ने कहलवाया है। क्या कहलवाया है? कि अब तो हमें महाराज दुर्लभ देव ही का ही आसरा है, वही हमारी रक्षा करेंगे। तो हम भी धन धान्य से सभी सेवा करेंगे।
राजकुमार, उनका कहना है हमारा धन धान्य तो सब महाराज दुर्लभ देव का ही है। महाराज, जब आप उन्हें सुरक्षित रखेंगे तो क्या वह आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं? फिर इस अलालची राजकुमार के कान के पास अपना मुंह करके कहा, गुप्त राजकोष कहाँ छिपा है उसे मैं जानता हूँ। दुर्लभ देव सोच विचार कर बोले, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं अमीर के सम्मुख हथियार उठाऊं? नहीं महाराज, हमें क्या राजा धर्मगज देव और घोगा राणा की तरह बिना मौत मरना है? हमें तो ऐसा उपाय करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। गजनी का सुल्तान न हमारे राज्य को लूटना चाहता है और न ही यहाँ का राजा बनना चाहता है, सो वह खुशी से मौत के मुंह में जाए। भीमदेव का बाण खाकर वह मर गया तो भी जय गंगा, और बच गया तो सीधा गजनी की राह लेगा। इस समय उससे लड़ने में हमारा बल काफी घट जाएगा। लौटते वक्त वह हका थका हारा आपकी विशाल चतुरंगी सेना का मुकाबला नहीं कर सकेगा। इसके अलावा भीमदेव भी ये भारी संग्राम करके शीघ्र ही नहीं संभल सकेंगे। इसलिए महमूद का वापस लौटना भी आपके लिए वरदान बन जाएगा। उस अवसर पर आप लाभ उठाना। दुर्लभ देव विचार करने लगे, इनसे मन की बात बतानी चाहिए या नहीं। दुर्लभ देव के मन की बात समझकर भाष्मक शर्मा ने कहा, क्या गजनी के सुल्तान ने अभी तक आपको कोई संदेश नहीं भेजा? मैंने सुना है वह आबू की उलझन में उलझा पड़ा है। दुर्लभ देव ने कहा, महमूद का संदेश तो मुझे मिला है, परंतु मैं उसकी उलझन में पड़ना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, अगर वह पाटन और सिद्धपुर से ना उलझने का वचन दे दे तो इतना ही हम लोगों के लिए काफी है। देवता जी, इस कार्य को सुचारू रूप से मेरे दूत चलकर आप हाँ कर आइए, परंतु आप यह तो बताइए कि उससे क्या कहना है मुझे। वाह गुरुदेव, यह तो आप ही समझ सकते हैं कि आपको उससे किस प्रकार बातचीत करनी है। भाष्मदेव मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, महाराज, राजनीति कहती है मन में चाहे जैसी उथल पुथल हो, परंतु मीठी वाणी बोलने में ही भलाई है, और शत्रु के सम्मुख तो उसके अनुकूल बोलना चाहिए। गुरुदेव, आप तो सुलझे हुए विद्वान हैं, जैसा मौका देखो वैसी ही बातचीत करना। यह शब्द दुर्लभ देव ने कहे। मैं पाटन का निमंत्रण स्वीकार करता हूँ, परंतु आपको प्रधान पद स्वीकार करना होगा। यह नहीं होगा महाराज, प्रधानमंत्री पद के योग्य एक पुरुष को मैंने पाटन में ही रोक रखा है। कौन है वह? दुर्लभ देव ने पूछा तो उत्तर मिला, चंद्र शर्मा। परंतु वह तो दामोदर मेहता के गुट का आदमी है। कभी था महाराज, परंतु अब तो वह आप ही के अनुकूल है। मेरी सम्मति है, आप भले ही अभी पाटन में ना जाएं, सिर्फ अपनी मंजूरी दे दे। मैं नहीं चाहता लोग यह कहें कि आप भयभीत हो गजनी के सुल्तान को पाटन में ले आए हैं। अच्छी बात है, अब आप महमूद से मिलिए और साथ में मेरा पत्र और मुद्रा भी लेते जाइए। भाष्मक देव दुर्लभ देव का पत्र और मुद्रा लेकर आबू पर्वत की तलहटी में गजनी की छावनी में जा पहुंचे। महमूद ने बड़े प्यार ढंग से ब्राह्मण का स्वागत किया। उसे गुजरात की भूमि से मन चाहे संयोग मिल रहे थे। महमूद बोला, मेरा दोस्त गुजरात का महाराज दुर्लभ देव मुझसे क्या चाहता है? जनाब, दुर्लभ देव का कहना है कि नामदार गजनी सुल्तान हमारे पक्के दोस्त सदा ही बने थे। उनकी केवल एक ही इच्छा है। यह भी कोई कहने की बात है? महाराज, हम सदा ही गुजरात नरेश के पक्के दोस्त रहेंगे। तो मैं महाराज से कह दूं कि सुल्तान सिद्धपुर और पाटन के शुभचिंतक हैं। उनका इरादा अपने दोस्त को नुकसान पहुंचाने का कतई नहीं है। आप जब उधर पधारेंगे तो महाराज की आज्ञा से सुल्तान का शाही स्वागत किया जाएगा। पाटन की जनता को अपनी सियाया समझकर उसकी जानमाल की सलामती का सुल्तान वचन दे। ऐसा ही होगा महाराज। सुल्तान दोस्त के लिए दोस्त है और दुश्मन के लिए दुश्मन। आप चिंतित ना हो, मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहे। बीच में जो कौल करार हुए हैं उनका राज जाहिर ना होने पाए। जाहिर होने से बदनामी फैलने का डर है। इसके अलावा प्रभास से वापस लौटते समय सुल्तान खुले दरबार में हमारे महाराज को गुजरात का राजा स्वीकार कर लेंगे।
सुल्तान ने कहा, हमें यह शर्त भी मंजूर है। तब ठीक है जहाँपनाह, कंबल जो जो भीगता है भारी होता चला जाता है, तो क्या आपके महाराज की यह अपनी बात? हाशमक देव बोले, नहीं सुल्तान, यह ब्राह्मण की बात है। महमूद ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, हम सब समझ गए। आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम आपकी कदर न करेंगे तो किसकी करेंगे? हाशमक देव को सारी भेंट देकर गुजनी के सुल्तान ने विदा किया। हाशमक देव पाटन लौट आए। महमूद अपनी छावनी उखड़वा कर गुजरात की श्यामल भूमि को उजड़ाता है, रास्ते के गांवों को लूटता और जलाता हुआ अनहिलन पट्टन के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। सिद्धपुर और चंद्रवती से वह कतरा कर निकल आया था। दुर्लभ देव ने उसके चले जाने में कोई रोक टोक नहीं की और विमल शाह भी कान में रुई रखकर सो गए। दुर्लभ देव की तैयारियों को सुनकर महमूद आगे बढ़ने में हिचक रहा था। वह उसके आश्वासन मिलने पर भी बड़ा चौकन्ना होकर आगे बढ़ा तो था, परंतु पीछे भी बराबर मुड़ मुड़ कर देखता जाता था, जबकि भीष्मक देव ने उसके दिल से भय का कांटा ही निकाल दिया था। दुर्लभ देव की दोस्ती और पाटन की मैत्री उसके लिए देवी वरदान ही बन गए थे। अब उसने एक क्षण भी व्यर्थ खोना ठीक नहीं समझा और वह पाटन की ओर चल पड़ा। श्री गोगा महापुराण 88वां अध्याय समाप्त। कल 89वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।